यह सब क्या लगा रखा है बुढ़िया? घर का ये कोना बदबू दे रहा है। मेरा घर है या कोई कूड़ेदान? जगह जगह थूकती रहती हो। इस घर में रहने के लायक नहीं हो, निकलो यहाँ से। बहू, भगवान से डरो, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। यह अच्छा नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में? कमला जी अपनी बहू से गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रही थी। रात के 12 बज रहे थे और बाहर सड़क पर गुमराह अंधेरा छाया हुआ था। कमला जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह बिना किसी सहारे के चल फिर भी पाए। जब से उनके पैर की हड्डी टूटी थी, तब से वह अपने सारे काम बिस्तर पर ही कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने बिस्तर गंदा कर दिया था, तो आज बहू उन्हें गुस्से में आकर घर से ही निकाल रही थी और कमला जी बार बार बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। कमला जी अंदर टीवी देख रहे अपने बेटे को लगातार आवाज़ दे रही थी, ओ बेटा, ओ मेरे लाल, रोक ले बेटा बहू को। अपनी माँ पर तरस खाओ। लेकिन माँ की पुकार बच्चे के आगे बेटे को सुना ही नहीं दी और वह चादर ताने सो गया। कंचन उन्हें हाथ में एक लाठी पकड़ा कर बोली, बुढ़िया, बुढ़ापे में तुम जैसे लोगों का यही सहारा होती है। पकड़ ले इसे और दफ़ा हो जा यहाँ से। हर जगह से बदबू ही बदबू आती है वहाँ से। आदमी बुलाकर पूरे घर में फिनाइल डलवाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने कमला जी को दरवाजे से धक्का दे दिया और अंदर से दरवाज़ा फटाक से बंद कर लिया। पहले बहू दरवाज़ा ना खोली तो कमला जी बेचारी दूसरी बहू का दरवाज़ा खटखटाने लगी। प्रियंका बहू, तू तो दरवाज़ा खोलो बेटा। बस आज रात के लिए मुझे अपने घर के एक कोने में पड़े रहने दो। वह लगातार दरवाज़ा पीटती जा रही थी, पर उसने एक बार भी माँ के दर्द को महसूस नहीं किया। कमला जी बेचारी रोती बिलखती हुई वहीं दरवाजे की सीढ़ियाँ पर बैठी रही। ठंड के मारे उनका पूरा बदन काँप रहा था। काँपते हुए जैसे तैसे रात बीते। सुबह के 10 बजे थे कि बेटे बहू का दरवाज़ा खुला। कमला जी बोली, मुझे पता था अपनी माँ को ऐसे हालात में देख नहीं सकता। पंकज बोला, माँ, बड़ी ढीठ है आप, अभी तक यहीं पड़ी हैं। अरे मर क्यों नहीं जाती? हमारा भी पीछा छूटेगा। चलो कंचन, हमें देर हो रही है, फ्लाइट छूट जाएगी। बेटे की बातें सुनकर कमला जी की आंखें छलक पड़े। बड़ा बेटा भी माँ को ठोकर मारकर बच्चे के साथ चला गया था। बेचारी कमला जी लाठी का सहारा लेकर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगने बैठ गई थी, तो वहाँ आते जाते लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने को दे देते थे। पर कई दिनों से कमला जी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और वह दर्द से कराह रही थी। कमला जी अपने पति को याद करके बस रोए जा रही थी और खो गई अपनी बीती यादों में। ओ मेरी श्री देवी, ले आया 2 टिकट, तैयार हो जा, आज शाम को चलेंगे फिल्म देखने। 70 वर्षीय जगमोहन जी लाठी लिए हाँफते हुए आए। पत्नी कमला से बोले, क्या ले आए जी सवेरे सवेरे? आँख न दीदा काम करता और फिल्म देखूंगी इस उम्र में। अरे काहे को पैसा खराब कर दिए? और क्या श्री देवी लगा रखा है? मेरा नाम कमला है। कमला जी आंगन में तार पर कपड़े डालते हुए बोली, देख नहीं रहे कैसे हाथ कँपाते हैं? इतनी दूर फिल्म देखने तो अगले जन्म में ही जा पाऊंगी। अरे सुनो कमला जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। रिक्शा वाले से बात कर ली है, वह शाम को 4 बजे आ जाएगा, घर से ले जाएगा हमें और छोड़ भी जाएगा। तेरे कितने अरमान थे कि फ़िल्म देखनी है। कोई राजेश खन्ना की फ़िल्म लगी थी उस वक्त टॉकीज में। नौकरी, बच्चों की जिम्मेदारी
ऊपर से अम्मा का डर कि घर की बहुएं फिल्म नहीं देखती थी। कभी फिल्म नहीं दिखा पाया तुझे। शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी तू, पर मुझे ब्याह करके कैसी बाबरी सी बन गई थी। भाई भाभियों के बीच रही, कभी यह गिलास पानी उठा कर भी नहीं पिया तूने। मेरे घर आकर बिना कुछ कहे चूल्हा चौका बच्चों की जिम्मेदारी को खुश होकर करती गई, पता ही नहीं चला। कमला जी, कब बुढ़ापा आ गया, बालों पर सफ़ेदी छा गई, हाथों में लाठी, आँखों में चश्मा आ गया। बच्चे अपने अपने परिवार को लेकर रोजी रोटी में व्यस्त हैं। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें भी परिवार को पालना है। पर कमला, मरने से पहले हाथों में कोल्ड ड्रिंक और वह मक्का वाला डिब्बा लेकर तेरे साथ फिल्म देखने जाना है, जैसे अपने बेटे ने फ़ोटो दिखाई थी अपनी और बहू की। शुभ शुभ बोलो जी। मरने की बात अब की तो बात नहीं करूँगी, हर वक्त यही बोलते रहते हैं। ठीक है, चलूँगी फिल्म देखने। सुन मेरी कमला, आज तू वह ब्याह वाली लाल रंग की साड़ी पहनना और मैं वह कुर्ता पैजामा पहन लूँगा। बड़े प्यार से जगमोहन जी की पत्नी की छुट्टी पड़ते हुए बोले। जाओ हटो जी, सठिया गए हो क्या इस उम्र में? सब हंसेंगे मोहल्ले वाले। वहाँ टॉकीज में लोग कहेंगे इन बूढ़े बूढ़ियों को बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। तो तू नहीं मानेगी मेरी बात। मेरे लिए तो अभी भी तू मेरी वही ब्याह वाली श्री देवी है, जिसको देख मैं बावरा हो जाता था। लाज आती है जी, ऐसी बात ना करो। शाम को जगमोहन जी पीले रंग के कुर्ते पैजामे में और कमला जी लाल रंग की साड़ी में रिक्शे पर बैठे एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चले जा रहे थे। उन्हें देखकर मोहल्ले के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान सी तैर रही थी। कितने खुश थे दोनों इस उम्र में भी। कुछ समय बाद, अरे मम्मी जी, इस उम्र में दो दो बहू के रहते काम कर रही हैं, शोभा देता है क्या? आप तो बस आराम से बैठी रहो। बहुत दिन तक बच्चों के लिए खड़ चुकी है, अब तो बस आप ठाठ से रहो। बस हमें ऑर्डर दिया करो। कुछ दिनों में बाबूजी भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो आराम ही आराम होगा। कमला जी की छोटी बहू कंचन कहती है। तभी उनकी बड़ी बहू प्रियंका बोली, सही कहा कंचन तुमने। मम्मी जी को तो अब आराम ही आराम मिलना चाहिए। वैसे भी बाबूजी रिटायर होकर आएंगे और इतने पैसे लेंगे तो मम्मी जी को हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। मम्मी जी देखना, कहीं अपनी इस बहू को भूल मत जाना। कमला जी बोली, अरे नहीं बहू, यह कैसी बातें कर रही हो? हमारा जो कुछ है तुम्हारा ही तो है, और जिसकी इतनी संस्कारी बहू हो उस सास को भला भारी आडंबरों का क्या काम? तुम लोग गांव आती हो 2-4 दिन ही रहती हो तो घर में रौनक बढ़ जाती है। बस इसी तरह हमसे मिलने आया करो। कमला जी और जगमोहन बाबू के 2 बेटे बहू, पोते पोती, भरा पूरा परिवार सब अपने अपने दुनिया में रहते थे। कभी माता पिता की कोई चिंता नहीं होती थी, पर ना जाने क्या बात है जो 6 महीने से उन्हें अपने माता पिता की बहुत चिंता होने लगी थी। सच कहते हैं लोग, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। माँ तो फिर भी ममता में आकर सब कुछ भूल जाती है। जगमोहन बाबू हमेशा कमला जी को सचेत करते कि कमला, जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले तो समझो कुछ गड़बड़ है। कमला जी उनकी बातों को हंसी में उड़ा देती थी। एक रोज़ कंचन बोली, बाबूजी, अगर मम्मी जी को हम कुछ रोज़ अपने घर ले जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जगमोहन बाबू बोले, बहू, क्यों इस बूढ़े से बुढ़ापे में रोटी बनवाओगी? बिना कमला के मेरा तो कोई काम ही नहीं होता। मुझे रिटायर हो जाने दो, फिर हम दोनों तुम लोगों के साथ जाकर रहेंगे। फिर कर लेना जी भर के हमारी सेवा। कमला जी जगमोहन बाबू से बोली, आपने देखा दोनों बहू के स्वभाव में कितना बदलाव आया है। मुझे एक काम नहीं छूने देती है और कितना सम्मान देती है।
और क्या चाहिए? जगमोहन बाबू बोले, भाग्यवान, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी अगर वे लोग तुम्हें इतनी इज्जत दे तब खुद को भाग्यशाली समझना। कुछ महीने ठहर जाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय बीता, जगमोहन बाबू रिटायर हुए। पंकज और मनोज दोनों ने बड़े प्यार से अपने बाबूजी को समझाया कि गांव में कुछ नहीं रखा है, ना तो पूरे समय बिजली आती है, ना समय में पानी। शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, वहीं सब मिलजुल कर रहेंगे। जगमोहन बाबू को बेटे का विचार अच्छा लगा। सगे संबंधियों ने भी कहा कि आज के समय में ऐसा बेटा कहाँ मिलता है, तो आपके बेटों की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, जगमोहन बाबू ने अपने सारे पैसे बेटों के कहने पर लगा दिए और शहर में बड़ा सा घर खरीद लिया और साथ रहने लगे। एक दिन प्रियंका बोली, मम्मी जी, मेरे भाई की शादी है, अब क्या बताऊं, मेरे पास पहनने के लिए कोई जेवर नहीं है। घर खरीदने में जो थोड़ी बहुत पैसों की कमी हुई, उसे मैंने अपना जेवर बेच करके ही तो पूरा किया। अब ऐसे सुना गल्ला लेकर शादी में जाऊंगी तो सारी बिरादरी में बाबूजी की बड़ी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि मैं शादी में ना जाऊं। कंचन ने भी अपनी तकलीफ सास के सामने रख दी। कमला जी के पास जो भी कीमती गहने थे, उन्होंने उनके 2 हिस्से लगा दिए। जेवर पाते ही बहू ने अपना रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन जब कमला जी रसोई में रोटी बना रही थी, तभी कंचन आकर रोटी को चेक करती है। ओहो माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी में ज़्यादा घी मत लगाया करो, समझ नहीं आता क्या? अब इस समय इतना दूध घी खाकर क्या करोगी? ज़्यादा दूध घी खाओगी तो गैस बन जाएगी और हमें भी डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक तो दूध की महंगा और उस पर डॉक्टर का बिल इतना महंगा, दवाइयाँ भी कितनी महंगी आती है। कमला जी बोली, बहू कोई बात नहीं, इनसे कहूँगी अगले महीने जब सारा सामान लाएंगे तो 2 किलो घी भी ले आएंगे। बहू तुम्हारे बाबूजी को तो कमजोरी रहती है, तो थोड़ा घी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खाती नहीं हूँ। तभी छोटा बेटा मनोज सामने आया और बोला, माँ तुम कहना क्या चाहती हो? कंचन झूठ बोल रही है, एक तो घी खाती हो, उस पर से झूठ बोलती हो। कल ही तो अपने पिताजी के लिए देसी घी का हलवा बनाया था। नहीं बेटा, वह तो गुड़िया जीत कर रही थी, तो उसके लिए ही। चुप हो जाइए माँ, आप लोगों को साथ रहकर हमने बहुत गलती कर दी, इससे अच्छा वहीं सड़ने देते। कमला जी की आंखें भर आई। बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मनोज बोला, छोड़ो माँ, पहले घर का माहौल ख़राब करती हो और बाद में आंसू बहाकर नाटक करती हो। अब यह रोज़ की बात हो गई थी। दोनों बेटे बहुएं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते। रोते रोते कमला जी जगमोहन जी से बोली, सुनिए जी, आपको रिटायर हुए अभी कुछ ही महीने हो गए हैं और हम अपने बेटे बहू के लिए पैर की जूती बन गए। अब आगे हमारा क्या होगा? जगमोहन बाबू बोले, भाग्यवान, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी ज़्यादा चिंता है, तो मैं तो घर से बाहर रहता हूँ। पूरे दिन तुम घर में रहती हो, ना जाने तुम्हारे साथ दोनों बहू कैसा व्यवहार करेंगे। इससे अच्छा तो हम गांव में ही रह लेते। कुछ दिन बाद जगमोहन बाबू आसपास के पड़ोसियों के साथ अपने घर में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। बहुत गर्मी थी तो उन्होंने एसी खोल दिया था और कमला जी उन सब के लिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना रही थी और कंचन से उन्होंने कॉफ़ी बनाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उन्हें कॉफ़ी बनाने आती नहीं थी। तभी छोटा बेटा मनोज कहता है, पापा आप क्या दिन भर कॉफ़ी पीते रहते हो और पकौड़ियाँ खा रहे हो और साथ में अपने पलटन को भी खिला रहे हो? आपको दिखता है कि नहीं? एसी भी ऑन है, कितना बिल भरना पड़ेगा मुझे। कंचन परेशान हो जाती है दिन भर कॉफ़ी बनाते बनाते। वह भी दिन भर काम करते करते थक जाती है और बर्तन भी तो कितने हो जाते हैं। जब बने तभी पिया करो। कंचन को अलग से ऑर्डर मत दिया करो। 1 पैसे की औकात नहीं है और कॉफ़ी पर कॉफ़ी इनकी वजह से हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब खर्चे के साथ इनका भी फैसला हो जाना चाहिए। उनके दोस्तों के साथ बेटे ने इतना जलील किया कि उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।
उनके सारे पड़ोसी दोस्त तुरंत वहाँ से चले गए। तभी प्रियंका बोली, छोटी, तुम तो वैसे कह रही हो जैसे सारा खर्चा तुम्हारा ही हो रहा है। भूलो मत, रात का खाना और सोना हमारी तरफ होता है। कमला जी जगमोहन बाबू को देख रही थी और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। तभी बेटे भी बोलने लगा, यह घर है या कुरुक्षेत्र का मैदान? क्या झगड़ा लगा रखा है दोनों की बीवियां? अपनी अपनी कहने लगी। तभी जगमोहन बाबू बेटे के पास जाकर बोले, बेटा, आखिर क्या बात हुई जो हम दोनों अब तुम लोगों को चुभने लगे, जबकि तुम दोनों के कहने पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर पर लगा दी। तुम लोग नौकरी कर रहे हो, फिर भी घर का छोटा मोटा खर्चा तो मेरे पेंशन से ही चल रहा है। फिर तुम लोगों का क्या दिक्कत हो रही है? पंकज बोला, बाबूजी, आप तो वैसे कह रहे हैं जैसे घर का सारा खर्चा आप ही चलाते हैं। मालूम भी है कि बाहर के खर्चे कितने हैं। मनोज बोला, मानता हूँ घर लेने में आपने मदद की है, पर ज़्यादा पैसे तो भैया और उनके परिवार पर खर्च किया। मेरे बच्चों के लिए आपने क्या बचा कर रखा है? तो मैं तो भाई अपने हाथ खड़े करता हूँ, पर बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पंकज बोला, बाबूजी, आप तो चुप रहिए। अरे जब कमाते थे तब की बात अलग थी, पर अब आप दोनों का खर्चा हम पर भारी हो रहा है। जगमोहन बाबू बोले, बेटा, अगर तुम भूल रहे हो तो याद दिला दूँ। आजकल हर तीज त्योहार पर तुम लोगों के लिए कपड़े उपहार हम भी देते आए हैं। यहाँ तक कि तुम दोनों के घर का किराया भी मैं ही भरता आया था। याद है या भूल गए? पंकज बोला, अच्छा, तो अब आप हमसे हिसाब लेंगे? और हमारी बातें अगर आपको इतनी ही बुरी लग रही है तो आप दोनों अपने रहने का इंतजाम कर लीजिए। कमला जी बोली, पंकज, यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे बाबूजी ने पैसे देते समय एक बार नहीं तुमसे सवाल किया, और अपनी सारी जमा पूंजी तुम लोगों के कहने पर इस घर पर लगा दी। अब तुम हमें कहीं और जाकर रहने के लिए कह रहे हो। क्या इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? कंचन बोली, देखो तो जरा भाभी, इस उम्र में इन्हें अपना हिस्सा चाहिए। मम्मी जी, जरा सी भी शर्म बची हुई है कि नहीं? अरे इस उम्र में बेटे बहू 2 वक्त का खाना दे दे, वही बहुत है। और एक बात जान लीजिए, यह घर हम दोनों जेठानी और देवरानी के नाम पर है, तो हिस्से की बात तो भूल ही जाइए। हाँ हाँ, मनोज बोला, अब यह नौटंकी बंद करो और बताओ कि करना क्या है? कंचन बोली, करना क्या है? घर के बीचों बीच दीवार उठा देते हैं। एक हिस्सा बड़ी का होगा और एक हिस्सा मेरा होगा। हाँ, इन सास ससुर का भी बंटवारा कर दीजिए दोनों भागों में। अपनी सुविधा अनुसार सास को भी बांट लिया कि पहले 2 महीने यह मेरी मदद करेगी तो बाद में बड़ी की मदद करेगी। जगमोहन बाबू को लग रहा था कि उनका और उनकी पत्नी का उस घर में कोई अस्तित्व नहीं है। बस दोनों बेटे बहू ने अपना अपना फैसला उन्हें सुना दिया। मनोज बोला, तो तय रहा। माँ, आप 2 महीने के लिए हम लोगों के घर पर रहेंगे। हाँ, बाबूजी को बार बार इधर उधर करने में दिक्कत होगी, तो वैसा करते हैं, बाहर जो एक छोटा सा कमरा है वह बाबूजी को दे देते हैं। आप दोनों अपना सामान वहीं रखिएगा। छोटी बहू झट से बोली, मम्मी जी को पहले 2 महीने के लिए मैं अपने घर ले जा रही हूँ। वह क्या है ना, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना कहकर वह कमला जी को हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने तरफ ले गई। प्रियंका जगमोहन बाबू से बोली, बाबूजी, बेहतर होगा आप भी कुछ काम कीजिए, नहीं तो बैठे बैठे हाथ पैर में जंग लग जाएगी। बाहर और आंगन में झाड़ू लगाइए, बच्चों को स्कूल से लाना और सूखे हुए कपड़ों को छत पर से लाना, बाजार जाकर सब्जी लाना, यह आपका काम होगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कंचन कमला जी से बोली, मेरे मम्मी पापा के आने से पहले सारा खाना, हलवा, छोले भटूरे सब बन जाना चाहिए और कपड़े भी धुल जाने चाहिए। कमला जी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई। बहू क्या कम थी जो उनके माता पिता भी अब उन्हें नौकरानी समझने लगे। जगमोहन बाबू अंदर बाहर झाड़ू लगाकर आराम से बरामदे पर बैठे रहते
ताकि कमला जी को देख सके। तभी उन्होंने देखा कि बहू की माँ जूठे बर्तन कमला जी के सामने फेंकती हुई बोली कि ये बुढ़िया, बर्तनों को अच्छे से साफ कर, वरना तुम्हारे पति की दवाइयाँ भी मेरी बेटी बंद करवा देगी। जगमोहन बाबू खून के घूंट पीकर रह गए। वह हर रोज़ अपनी पत्नी का अपमान देखे और उनका बर्दाश्त खत्म हो जा रहा था। बर्दाश्त की हद तो तब हो गई जब एक रात कमला जी बहू से बोली, बहू मुझे खाना दे दो। कंचन ने बगल में जूठी थाली में 2 रोटी डालकर उनके आगे बढ़ा दिया और बोली, घर के बाहर जाकर बरामदे में बैठकर खा लो। कमला जी ने कहा, बहू पर यह थाली तो जूठी है। कंचन बोली, तो क्या हुआ, मम्मी को यह सब्जी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने छोड़ दी। पता नहीं कैसे बनाया था आपने, आप इसे खा लीजिए, वरना तेल मसाला कितना बर्बाद होगा। वह इतना तेज बोल रही थी कि जगमोहन बाबू के कानों में सारी बातें जा रही थी। कमला जी रोते हुए थाली लेकर बरामदे में बैठ गई और जगमोहन बाबू पर नज़र पड़ी। फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब बर्दाश्त नहीं होता। जगमोहन बाबू से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उठ कर गए और कमला जी के हाथ से थाली लेकर दूर फेंक दिया और सब्जी का छींटा समधन जी के मुंह पर पड़ा तो वह गुस्से में कुलबुलाने लगी। जगमोहन बाबू बोले, कमला तुम यह जूठा खाना नहीं खाओगी। कंचन रसोई से निकली और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को फेंकने की। उसने अपने पति मनोज को आवाज़ लगाई, सुनिए जरा बाहर आइए। मनोज बाहर आया और बोला, बाबूजी यह क्या तमाशा लगा रखा है। यह मत भूलिए कि माँ का भरण पोषण हम करते हैं। क्या होगा अगर वह मम्मी जी का जूठा खा लेंगे। अरे थाली जूठी है, सब्जी नहीं। जगमोहन बाबू ने जोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया और बोले, तुम अपनी माँ का भरण पोषण करोगे। अरे जिस औरत ने तुम्हारा भरण पोषण उस वक्त किया जब उसे मालूम ही नहीं था कि तुम दिखते कैसे हो, और आज तुम उसका भरण पोषण करोगे। पंकज आया और बोला, बाबूजी आपको क्या ज़रूरत है इन लोगों के मामले में पड़ने की। जगमोहन बाबू ने दूसरा थप्पड़ पंकज को जड़ दिया और बोले, तुम लोग कौन होते हो हमें 2 हिस्सों में बांटने वाले। मैं नहीं मानता तुम लोगों के बंटवारे को। तुम जैसे मतलबी बच्चे जो अपने माँ बाप के पैसों के लिए पहले उनसे अच्छे अच्छे संबंध बनाते हैं, फिर सारे पैसे लेकर उन्हें अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल देते हैं मानो कोई सड़ा हुआ दांत हो। कमला जी रो रो कर सांस उखड़ने लगी थी। जगमोहन बाबू ने उन्हें पानी पिलाया और बोले, कमला हमारी दुनिया नहीं है, ना यह हमारे बच्चे हैं। यह तो वो मतलबी हैं जो इतने दिनों तक हमारा खून पी रहे थे। पर इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, ईश्वर इसका न्याय करेगा और इन्हें इसी जीवन में इसका दंड देगा। और तुम चिंता मत करो कमला, बस 15 दिनों के अंदर मैं कुछ न कुछ तो अपना जुगाड़ कर लूँगा। बस कुछ दिन और हमें इनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। इतना कहकर जगमोहन बाबू वहाँ से चले गए और उधर कमला जी को बहू ने घेर लिया और खरी खोटी सुनाने लगी। तभी धक्का मुक्की में कमला जी का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और उनके पैर में चोट आ गई, जिस कारण ना तो वह चल सकती थी ना वह फिर सकती थी और बिस्तर पर ही सारा काम करने लगी थी, जिस कारण उन लोगों ने 15 दिनों का भी इंतजार नहीं किया और उन्हें घर से निकाल दिया। उधर अपना और कमला जी के रहने का सारा इंतजाम करके जगमोहन बाबू ट्रेन से वापस आ रहे थे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि इस समय वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। किसी वृद्ध औरत की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। बेचारी औरत का चेहरा बहुत जख्मी हो गया था। पता करने पर पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था, तो बेचारी ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर जगमोहन बाबू बहुत घबरा गए। वापस बेटों के घर पहुँचे तो दरवाजे पर ताला लगा देखकर किसी पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि आपके दोनों बेटे को अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कल रात ही विदेश घूमने के लिए निकल गए हैं, पर उन्होंने अपनी माँ को सड़क पर ही बेसहारा छोड़ दिया। बेचारी बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर दोनों में से उनकी एक न सुनी। जगमोहन बाबू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब कहाँ ढूंढे अपनी कमला को। क्या कुछ दिन भी वह अपनी माँ को इस घर में नहीं रख सकते थे। यही सोच सोचकर परेशान हुए जा रहे थे। बहुत पता लगाने के बाद भी वह कमला जी तक नहीं पहुँच पाए।
उन्हें रह रहकर डर सताता था कि कहीं उनकी पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली। स्टेशन वाली औरत मेरी पत्नी तो नहीं थी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मन ही मन अपने से बात किए जा रहे थे। अपनी पत्नी के बिना छटपटाए जा रहे थे। करीब 1 महीने बाद वह अपने खास दोस्त की अर्थी को कंधा देने के लिए वृद्धा आश्रम गए थे, क्योंकि उनका बुजुर्ग दोस्त वृद्धा आश्रम में ही रहता था। अंतिम संस्कार होने के बाद जगमोहन बाबू ने देखा एक औरत कोने में पड़ी हाथ में तस्वीर लिए रोए जा रही थी। पूछने पर किसी ने बताया कि 1 महीने पहले ही वह रेलवे स्टेशन में भीख मांगती हुई दर्द में बिलखते हुई मिली थी। कोई भला इंसान इस वृद्ध आश्रम में छोड़ गया। बेचारी पैर के दर्द से बहुत छटपटा रही थी। बस पूरे दिन रोती रहती है, ना ठीक से खाती है ना पीती है। यह सुनकर जगमोहन बाबू के पैरों तले जमीन सरक गई। उन्होंने जैसे उस औरत को करीब जाकर पीछे से पुकारा। अपना नाम सुनते ही जैसे ही कमला जी के अंदर अजीब सी शक्ति आ गई थी। पति को सामने देखकर कमला जी फूट फूट कर रोने लगी, तो जगमोहन बाबू भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और उन्हें गले से लगा लिया। वह आदमी बोला, यह आपकी पत्नी है? वह बोले, हाँ भाई, पर यह वृद्धा आश्रम में कैसे? उस आदमी ने पूछा। जगमोहन बाबू जी बोले, बदकिस्मती से आज यह यहाँ है, बस अब और नहीं। जगमोहन जी ने कमला जी को वहाँ से लिया और रोते हुए बोले, कमला, तुम्हारे एक एक तकलीफ़ का, एक एक आंसू का मैं उनसे ज़रूर बदला लूँगा। अब यह बाप अपने पर उतर आया है। उन्होंने हमारे सिधाई का बहुत फ़ायदा उठाया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अभी तक अपमान का एक एक घूंट पीकर ज़िंदगी बिताई है, पर अब और अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। जगमोहन बाबू ने पुलिस स्टेशन में जाकर बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी सारा माजरा सुना और बेटे बहू के घर पर ताला लगवा दिया। जब बेटे अपनी पत्नी के साथ घूम फिरकर विदेश से घर लौटे तो घर पर बड़ा सा ताला लगा देखा तो चारों के पैरों तले जमीन सरक गई। पता चलने पर बेटे बहू दौड़ते हुए भूखे लोमड़ी की तरह माता पिता के पास पहुँचे। जगमोहन बाबू और कमला जी को पुलिस के साथ देखकर चारों के पैरों तले जमीन सरक गई। बड़ा बेटा नरम आवाज़ में बोला, बाबूजी, यह क्या है? हमारे घर पर आपने ताला क्यों लगाया? कि तभी एक पुलिस वाला उसमें जोर का थप्पड़ लगाते हुए बोला, शर्म नहीं आती? अपने माँ बाप को लाचार बेसहारा सड़क पर छोड़ते हुए आज तक उनके पेंशन के सारे पैसे तुम लोग रखते रहे और उन्हें 2 रोटी के लिए भी तरसाते रहे। अब तुम भी ऐसे ही भटको, क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चों से भरण पोषण के लिए अपना अधिकार मांगने का पूरा हक है। और बाबूजी चाहते हैं कि वह घर, करोड़ों का घर कमला जी के नाम पर हो, क्योंकि उस घर को खरीदने में उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। नहीं तो वह आप दोनों को जेल भिजवा देंगे और जो भी कमला जी के गहने दोनों बहू ने उनसे छीन ली है वह भी उन्हें वापस करें। यह सुनते ही चारों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई और गिड़गिड़ाते हुए पिता के पैरों में गिर गए। लेकिन जगमोहन बाबू ने अपने बेटे को माफ़ नहीं किया और उस घर में खुशी से रहने लगे और अपने बेटे को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज बेटों के लालच में उनके सर से छत छीन ली थी और सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर लोग माँ बाप को घर से नहीं निकालते हैं तो जगह जगह वृद्धा आश्रम क्यों बनवाया जा रहा है? जब बुजुर्ग माता पिता आश्रम पहुँचते हैं तो वह अपना दुख दर्द रो रो कर खुद बयान करते हैं कि कैसे उन पर बेटे बहू जुल्म करते थे। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि सारे बेटे बहू तो नहीं, लेकिन कुछ तो ज़रूर ऐसा करते हैं। तो प्लीज़ अपने संस्कारों को पालिए और माँ बाप को खुशी खुशी उनके घर आंगन में जीने दीजिए। जो माँ बाप अपने लिए घर देते हैं उन्हीं को हम बेघर करके छोड़ते हैं कि सुख चैन की नींद सोएंगे, तो यह गलत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यह भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ वही करेंगे जो वह देखेंगे। इसीलिए अच्छा करिए और अच्छा ही उदाहरण प्रस्तुत करिए आने वाले पीढ़ियों और समाज को, क्योंकि माँ बाप से अनमोल कुछ नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें।
कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।